द द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ अपने 7 to 10th जेपीएससी के के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि ओरिजिनल इंटरव्यू जेपीएससी में कैसा होता है और इससे हम क्या सीख सकते हैं, और अपकमिंग इंटरव्यू में जेपीएससी के हम इससे कैसे अपने इंटरव्यू को और अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस 7 to 10 जेपीएससी का। इसमें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरे इंटरव्यू में क्या क्या मेरे से मिस्टेक्स हुई थी और इस मिस्टेक्स से हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मेंस का रिज़ल्ट 30 अप्रैल 2022 को, यानी कि 30 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था, वो भी शाम को। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो मुझे पता चला कि मेरा इंटरव्यू 9 मई 2022 को है, यानी कि फर्स्ट डे और फर्स्ट शिफ्ट में ही मेरा इंटरव्यू है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे संडे को 8 मई को बुलाया गया था, यानी कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन ही मिले थे 30 अप्रैल से लेके 8 मई के बीच में, क्योंकि 8 मई को सुबह से लेके दोपहर तक तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही चला गया था और फिर इन 9 को हमारा इंटरव्यू ही था। तो कुल मिलाकर मुझे सिर्फ 7 दिन ही मिले थे इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। इंटर मेंस का रिज़ल्ट आने से पहले मैं भी डिलेमा में था कि मेरा होगा या नहीं। तो ये बहुत डाउटफुल सिचुएशन रहता है, तो समझ में नहीं आता है कि रिज़ल्ट होगा या ना होगा। तो इस कारण से मैंने कोई प्रायर वैसा कुछ पढ़ा नहीं था इंटरव्यू के स्पेसिफिक के लिए। और जब 30 अप्रैल को शाम को रिज़ल्ट आया तो मुझे पता चला कि मेरा हो गया है, और फर्स्ट डे को ही और फर्स्ट शिफ्ट में ही मेरा इंटरव्यू है और सिर्फ 7 दिन है। तो इस कारण से मैंने बहुत हड़बड़ में पढ़ाई स्टार्ट की इंटरव्यू के लिए, और मॉक्स दिए और जितना भी प्रिपरेशन हो सकता था मैंने किया। उसके बाद फिर इंटरव्यू देने के लिए जब मैं गया तो मैं बताता हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ उस दिन। फिर मेरा जैसा कि इंटरव्यू फर्स्ट डे और फर्स्ट शिफ्ट में था, तो मेरा सुबह में 3rd नंबर में था, यानी कि मेरे से पहले 2 लोगों का मेरे इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यू हुआ था और मैं तीसरा था। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा था इंटरव्यू में, क्योंकि सुबह सुबह ही इंटरव्यू था। तो लगभग 8:30 के करीब मैं जेपीएससी ऑफिस पहुंच गया था, और लगभग 10 बजे या उससे पहले ही मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया था और मैं जेपीएससी ऑफिस से बाहर आ चुका था। यानी कि सुबह सुबह था तो बहुत जल्दी हो गया था, और करीब 1.5 घंटे में मैं जाके वापस भी आ गया था अपना इंटरव्यू देके, 10 बजे से पहले ही सुबह में। मेरा इंटरव्यू जमाल अहमद सर के बोर्ड में पड़ा था, और उसमें टोटल 3 मेंबर थे। एक तो चेयरमैन सर थे, एक और दूसरे सर थे, और एक मैडम थी मेरे बोर्ड में। तो कुल 3 मेंबर थे मेरे बोर्ड में। उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले का मैं प्रोसेस बता दूं, तो जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो एक हॉल टाइप का है, तो उसमें हमें असेंबल कराया गया। उसके बाद फिर सबका अटेंडेंस हुआ कि हाँ सब प्रेजेंट हैं। उसके बाद फिर हमें एक कोड दे दिया गया, मतलब ये कि हमारा रोल नंबर और जो भी हमारा बेसिक डिटेल्स होता है वो इंटरव्यू बोर्ड के पास नहीं होता है। और जो हमें वहाँ पे कोड नंबर दिया जाता है वहाँ पे, तो उसी कोड से उस दिन के लिए हमें वहाँ पे पहचाना जाता है, और हमारा रोल नंबर और ये बेसिक डिटेल्स से उन्हें मतलब नहीं रहता है। हमारा कोड से ही सिर्फ वहाँ पे उस दिन के लिए काम होता है। तो जैसे कि कोड कुछ भी हो सकता है, जैसे A5 B3 कुछ भी, जैसे अगर 3 4 या 4 बोर्ड है तो ABCD, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, वो कोड दिया जाता है और इस कोड से ही उस दिन सारा काम होता है। तो फिर जब हमें कोड दे दिया गया तो मुझे पता चला कि मेरा इंटरव्यू 3rd नंबर पे है, और किस बोर्ड में पड़ा है ये भी उस समय तक नहीं पता था। तो फिर इंटरव्यू फर्स्ट फ्लोर पे होता है जेपीएससी ऑफिस में, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे ही था। तो फिर हमें फर्स्ट फ्लोर लेके जाया गया और वहाँ पे बैठाया गया। तब फिर वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे 2 3 रूम्स थे, तो पता चला कि इस रूम में ये बोर्ड है, इस रूम में ये बोर्ड है, इस तरह से पता चला। फिर मुझे बताया गया कि सामने वाले रूम में आपको जाना है और आपका 3rd नंबर है। तो फिर मैं अपने चांस का वेट कर रहा था, तो फिर वहाँ पे हम लोगों को गेट के सामने बैठे रहना पड़ता है। तो जैसे ही 2nd मेंबर का इंटरव्यू ओवर हुआ और मैं गेट पे बैठा हुआ था, तो फिर कुछ 5 मिनट लगता है
वो लोग जैसे डिस्कस कर लेते हैं कि कितना मार्क्स दिया जाए या जो भी अपना अंदर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो इंटरव्यू दे के निकल चुका है कैंडिडेट, उसके 5 मिनट के बाद फिर एक बेल बजा और मुझे बुलाया गया। तो वहाँ पे जो स्टाफ रहते हैं वो मुझे लेकर गए और गेट के अंदर जाने के लिए बोले। तो जैसे ही मैं गेट के अंदर घुसा तो बेसिक एक कर्टसी होता है कि जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो गेट पे जैसे मैंने ग्रीटिंग्स के लिए बोला कि सर मैं आई कम इन, तो सर ने बोला हाँ हाँ आ जाइए। तो जमाल अहमद सर बेसिकली हिंदी में ही बात करते हैं, वो इंग्लिश में मेरे से बात नहीं कर रहे थे। मुझे ये नहीं पता कि मैंने हिंदी में वो बेसिकली वो इंग्लिश हिंदी में ही बात करते हैं, और मुझे नहीं पता कि सारे स्टूडेंट से कैसे बात करते हैं, पर मेरे से मोस्टली जमाल अहमद सर हिंदी में ही बात कर रहे थे। तो ये भी कन्फ्यूज़न दूर हुआ कि इंग्लिश में बात होता है या हिंदी में। मैंने अपना इंटरव्यू का लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ किया था, मगर मेरे से हिंदी में ही बात कर रहे थे जमाल अहमद सर, और बाकी जो 2 मेंबर थे वो इंग्लिश में बात कर रहे थे। हो सकता है कि उनके पास ये चीज़ लिखा हुआ हो कि इस कैंडिडेट को इंग्लिश में इंटरव्यू लेना है, तो मेंबर्स तो इंग्लिश में बात कर रहे थे, पर सर मेरे से हिंदी में ही पूरा कन्वर्सेशन सर के साथ मेरा हिंदी में हुआ था। और मैं बता दूं कि मेरा इंटरव्यू ड्यूरेशन करीब 15 मिनट का था, और 20 से 25 क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसे स्टार्ट हुआ। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो मैंने जैसे मैं कम इन सर बोला तो उन्होंने यस यस आइए आइए करके मुझे बोला। फिर जैसे मैं चेयर के पास गया तो मैंने सभी को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम करके ग्रीट किया। ग्रीट करने के बाद फिर जमाल अहमद सर ने मुझे बोला कि बैठ जाइए। तो फिर मैं बैठ गया। तो बैठने के बाद उन्होंने तुरंत ही मेरे से सवाल स्टार्ट किए, और उनका पहला क्वेश्चन यही था कि आप शिक्षा और साक्षरता में अंतर बताइए, कि शिक्षा क्या होती है और साक्षरता क्या होती है। तो मैंने दोनों के बीच में अंतर बताया, पर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सर मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है। तो फिर मैंने बताया कि सर मैंने अपना ग्रेजुएशन बीसीए से किया है, और उसके बाद फिर मैंने अपना मास्टर्स एमसीए किया है। तो जैसे ही मैंने बोला एमसीए किया है, तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा मास्टर्स किया है आपने, तो आप किस यूनिवर्सिटी के अंडर आता है आपका कॉलेज। तो मैंने फिर बताया सर को कि मेरा कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। तो जैसे ही सर ने रांची यूनिवर्सिटी सुना तो उन्होंने फिर बोला कि रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का क्या नाम है। तो फिर मैंने बताया कि रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का नाम मैडम कामिनी कुमार है। तो फिर उन्होंने बोला कि ये वाइस चांसलर हैं या एक्टिंग वाइस चांसलर हैं। तो फिर मैंने बोला कि सॉरी सर, ये वाइस चांसलर नहीं है, ये एक्टिंग वाइस चांसलर है। उस समय मैडम कामिनी कुमार रांची यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी 2022 में। तो फिर सर ने ये करेक्शन किया। तो फिर सर का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप बताइए कि झारखंड में टोटल कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो फिर मैंने बताया कि सर उस समय करीब 35 यूनिवर्सिटीज़ थे। तो फिर मैंने सर को बताया कि सर झारखंड में कुल 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो फिर सर ने मुझसे पूछा कि इसमें से सरकारी यूनिवर्सिटी कितने हैं, वो उनके नाम बताइए। तो फिर मैंने कुछ के नाम बताए, जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, सिद्धो कानू यूनिवर्सिटी, कुछ मैंने नाम बताए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा था और बाकी के नाम। तो फिर मैंने बोला कि सर अमिटी यूनिवर्सिटी। तो फिर सर ने मुझे करेक्ट करते हुए पूछा कि अमिटी यूनिवर्सिटी सरकारी है या प्राइवेट। तो मैंने बोला कि सॉरी सर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मुझे और सरकारी यूनिवर्सिटी के नाम याद नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो झारखंड में पढ़ने वाले सारे कॉलेजेस के नाम बताइए कि कितने कॉलेज है झारखंड में। तो मैंने बोला कि सॉरी सर, मुझे ये याद नहीं है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो झारखंड में टोटल नंबर ऑफ़ स्कूल्स कितने हैं, कितने स्कूल्स झारखंड में हैं, उसकी संख्या बताइए। तो मैंने बोला कि सॉरी सर, मुझे ये याद नहीं है कि कितने स्कूल्स हैं। तो फिर उन्होंने सेकंड मेंबर को हैंड ओवर कर दिया कि आप इनसे पूछिए। तो सेकंड मेंबर जो थे तो उन्होंने मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चंस फैक्चुअल ही पूछे थे। आप देख सकते हैं कि जमाल अहमद सर ने भी मोस्टली मुझसे फैक्चुअल क्वेश्चंस ही पूछे थे। ये देखिए क्वेश्चंस। तो सिर्फ एक जो शिक्षा शिक्षा और साक्षरता वाला क्वेश्चन था, सिर्फ वही
जो था वो एनालिटिकल क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं, नहीं तो बाकी जितने थे सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस ही थे। उसी तरह से जब सेकंड मेंबर की बारी आई तो उन्होंने भी मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चंस फैक्चुअल ही पूछे। सेकंड मेंबर ने जैसे मुझसे पहले पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में कितने अभी प्रेजेंट में फीमेल जजेस हैं, वो उनका क्वेश्चन सारा इंग्लिश में था सेकंड मेंबर का। हो सकता है कि उनके पास ये डिटेल हो कि मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरव्यू होने वाला, तो उन्होंने मुझसे सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछे थे। तो उन्होंने मुझसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछा कि नंबर ऑफ़ फीमेल जजेस आप बताइए सुप्रीम कोर्ट में। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं एकदम प्रिपेयर्ड नहीं था, तो इसका आंसर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। तो मैंने बोला कि सर मुझे तो ये याद नहीं है कि कितने फीमेल जजेस सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल में हैं, पर मुझे एक जज का नाम याद है कि मैडम इंदू मल्होत्रा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। फिर जब बाद में मैं घर पे आकर जब गूगल किया तो मुझे पता चला कि टोटल उस समय पे सुप्रीम कोर्ट में करीब 3 या 4 जजेस थी और इंदू मल्होत्रा मैडम उस समय तुरंत ही रिटायर हुई थी। तो मुझे ये तो पता नहीं था कि उस समय रिटायर हुई थी, तो मैंने तो बोल दिया वहाँ पे कि सर अभी फ़िलहाल में इंदू मल्होत्रा मैडम वहाँ पे हैं जज सुप्रीम कोर्ट में। तो ये मेरे से एक मिस्टेक हो गया कि मुझे ये याद नहीं था। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो आप बताइए कि झारखंड के हाई कोर्ट में कितने फीमेल जजेस हैं। तो मैंने बोला कि सॉरी सर ये मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप एयरफोर्स आर्मी और नेवी में जितने चीफ हैं उनके नाम बताइए। तो मुझे ये भी याद नहीं था, तो फिर मैंने बोला कि सर आर्मी के चीफ का नाम मनोज मिश्रा उस समय थे शायद। तो मैंने बोला कि मनोज मिश्रा सर उस समय आर्मी के चीफ हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा कि अभी हाल ही में इंडिया और यूएसए का 2+2 डायलॉग हुआ। तो मैंने बोला जी सर। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि वहाँ से कौन दो मिनिस्टर्स के साथ 2+2 डायलॉग होता है। तो मैंने बोला कि सर वहाँ पे जो होम सेक्रेटरी हैं वहाँ के, वो और एक डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनके साथ हमारे होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर का 2+2 डायलॉग होता है हर साल। तो फिर उन्होंने पूछा कि यूएसए के जो होम सेक्रेटरी हैं और यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, इन दोनों का आप नाम बताइए। तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। मुझे अपने देश के होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर का नाम तो पता था, पर यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का नाम नहीं पता था। तो मैंने बोला सॉरी सर ये मुझे याद नहीं है, मुझे इंडिया के होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर का नाम याद है। तो उन्होंने बोला कि ये मत बताइए, रहने दीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आपको रिसेंट के करंट अफेयर्स याद नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपसे पास्ट के करंट अफेयर्स के बारे में पूछता हूँ, कुछ समय पहले के। तो मैंने ओके सर बोला। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे मीटू के बारे में पूछा कि मीटू मूवमेंट क्या था। ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन था जिसका मैंने अच्छे से जवाब दे दिया। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि ब्लैक राइट्स मैटर करके एक मूवमेंट हुआ था यूएसए में। तो इस यूएसए में जो मूवमेंट हुआ था तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। तो मैंने ये बता दिया, ये मुझे बहुत अच्छे से याद था, तो मैंने ये बता दिया। तो फिर इसमें उन्होंने फैक्चुअल्स क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए कि ब्लैक राइट मूवमेंट जो हुआ था तो उसमें एक एफ्रो अमेरिकन व्यक्ति की डेथ हुई थी, तो उस एफ्रो अमेरिकन व्यक्ति का क्या नाम था। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि इसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था। ये मुझे याद था, अचानक से याद आ गया था, तो मैंने बता दिया जॉर्ज फ्लॉयड था। तो फिर उस सर ने बोला कि जॉर्ज फ्लॉयड को 2 अमेरिकन पुलिस ऑफिसर्स ने मारा था, तो उन 2 अमेरिकन पुलिस ऑफिसर्स जिसने उनका असैसिनेशन किया था, उन 2 पुलिस ऑफिसर्स का आप नाम बताइए। तो मैंने बोला कि सॉरी सर ये मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप मूवी देखते हैं, मूवी में इंटरेस्ट है आपका। तो मैंने बोला कि सॉरी सर मेरा मूवी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं बहुत कम देखता हूँ, ना के बराबर। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि गायत्री मंत्र आपको याद है। तो मैंने बोला कि जी सर मुझे याद है। तो बोला उन्होंने सर कि सुनाइए। तो फिर मैंने गायत्री मंत्र पूरा उन्हें सुना दिया। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है बताइए। तो मैंने बेसिक्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता दिया। उसके बाद फिर सर ने पूछा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कुछ खास बात बताइए। तो मैंने जो भी खास बातें न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड थी वो मैंने बता दिया। उसके बाद फिर सर ने पास ऑन कर दिया दूसरे मैडम को। फिर जो थर्ड मेंबर थी वो एक मैडम थी, तो उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया। मैडम ने मुझसे सबसे पहला ये क्वेश्चन किया कि झारखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की समस्या है,
यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और स्टैग्नेशन का माहौल है, ऐसा क्यों है? तो मैंने उन्हें बताया कि मैम, एक इशू होता है जिसे हम डच डिज़ीज़ के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे पाया जाता है, इस कारण से इंडस्ट्रियलाइजेशन की समस्या है। तो मैडम ने पूछा कि आखिर ये डच डिज़ीज़ है क्या? तो मैं वहाँ पे उस समय पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि डच डिज़ीज़ क्या होता है, कि रिसोर्सेज अगर अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रही हैं, रिसोर्सेज का कमी है और इंडस्ट्री स्टैग्नेट कर जा रही हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ था डच डिज़ीज़, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यहाँ पे मेरे से सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ कि डच डिज़ीज़ नाम का जो टर्म था उसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी नहीं थी तो उस समय पे इस टर्म को वहाँ पे नहीं रेज़ करना चाहिए था, जो कि मैंने कर दिया, और उसके बाद फिर खुद के ही रेज़ किए हुए टर्म को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। इस कारण से मुझे ऐसा फील हुआ कि मैडम थोड़ा डिससेटिस्फाइड हैं। उसके बाद फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि झारखंड में पुअर कौन है, हु आर द पुअर्स इन झारखंड? तो मैंने बताया कि मैम, जिन्हें हम राशन कार्ड इशू करते हैं उन्हें हम पुअर बोल सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि हम कितने लोगों को झारखंड में राशन कार्ड इशू करते हैं? तो मैंने अनुमान से बोला कि मैडम लगभग 30 या 33% ऐसे हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक्चुअल डेटा आप एग्जैक्ट नंबर में बताइए कि एग्जैक्ट नंबर में कितने लोगों को, मतलब कि कितना करोड़, कितना लाख, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें हमने राशन कार्ड इशू किया है। तो मैंने बोला कि मैडम सॉरी, ये मुझे याद नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, आयुष्मान कार्ड हमने कितने लोगों को इशू किया है? तो मैंने बोला कि सॉरी मैम, मुझे ये याद नहीं है। तो मैम ने बोला कि मैं जानना चाहती हूँ कि कितने नंबर्स में, कि 1,02,03,425, इस तरह के कुछ नंबर्स में आप बताइए कि कितने नंबर ऑफ पीपल को हमने आयुष्मान कार्ड इशू किया है। तो मैंने बोला कि सॉरी मैम, ये मुझे याद नहीं है। तो फिर उन्होंने कंप्यूटर का एक टर्मिनोलॉजी पूछा, जो कि बहुत टिपिकल था, जो मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं था। तो मैंने उस टर्मिनोलॉजी पे बोल दिया कि सॉरी मैम, मुझे ये टर्म के बारे में नहीं पता है। तो फिर मैम ने चेयरमैन सर को वापस से पास कर दिया कि सर अब आप पूछ सकते हैं। तो फिर जमाल अहमद सर ने फिर से हिंदी में पूछना स्टार्ट किया। तो उन्होंने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किस कंट्री से लिया गया है? तो इसका आंसर मुझे पता था, तो मैंने अच्छे से बता दिया। उसके बाद फिर सर ने पूछा कि फाइनेंस कमीशन क्या है? तो जब सर ने फाइनेंस कमीशन पूछा तो मैंने फाइनेंस कमीशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड फिर सर ने बोला कि इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो फिर मैंने आर्टिकल बता दिया कि आर्टिकल 280 इससे रिलेटेड है। सर ने बोला कि ठीक है, अब आप जा सकते हैं। तो यही था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, जो 7 to 10 जेपीएससी में मेरे से पूछा गया था, और ये लगभग 15 मिनट या उससे कुछ ज़्यादा चला था। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरे से मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हुई। इंटरव्यू के बाद जब रिज़ल्ट आया तो मुझे पता चला कि मेरा इंटरव्यू में सिर्फ 38 मार्क्स मिले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही एकदम कम है। जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने लगभग सोचा था कि एटलीस्ट 50 आ जाएगा, 50 या 50 से प्लस 50, 51, 52, इस तरह का कुछ मार्क्स आ जाएगा। 50% मैंने सोचा था कि एटलीस्ट 50% आ जाएगा, पर ये सिर्फ 38 था। तो ये तो बहुत अजीब मार्क्स था, और मुझे मतलब बहुत डिससेटिस्फैक्शन हुआ इस मार्क्स से। पर उसके बाद फिर मैंने अपने एनालिसिस किया कि कहाँ पे मेरे से मिस्टेक्स हो गए थे जिसके कारण इतना कम मार्क्स आया। तो इससे जो लर्निंग्स निकल के आती हैं वो यही हैं कि मैं सबसे पहले तो, कि जेपीएससी इज़ नॉट द यूपीएससी। हम जेपीएससी को यूपीएससी की तरह सोचकर पूरा एनालिसिस पार्ट में प्रिपेयर करते हैं, जो कि एकदम गलत है। जहाँ यूपीएससी में हमें 30 से 45 मिनट मिलते हैं, वहीं जेपीएससी में हमें 10 से 15 मिनट ही सिर्फ मिलते हैं इंटरव्यू के लिए। तो आप देख सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा का डिफरेंस है, और इस डिफरेंस के कारण जेपीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स पूछे जाते हैं और एनालिटिकल बहुत ही कम पूछा जाता है। आप मेरे इंटरव्यू में भी देख सकते हैं कि एनालिटिकल पार्ट बहुत कम था, क्योंकि उनके पास 10 से 15 मिनट ही सिर्फ होता है, और 10 से 15 मिनट में वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल चीज़ें नहीं पूछ पाते। इस कारण वो ज़्यादा फोकस फैक्ट्स पे करते हैं और एनालिटिकल पे कम करते हैं।
और मैं इस बात को समझ नहीं पाया था, जिसके कारण मेरा फैक्ट्स बहुत वीक था। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर मेरे से क्वेश्चंस फैक्ट्स ही पूछे गए, और फैक्ट्स के लिए मैं उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं था। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप फैक्ट्स के लिए प्रिपेयर नहीं हैं और वहाँ पे अगर लगातार बम्बार्डमेंट होगी फैक्ट्स की, तो कॉन्फिडेंस सिंपल सा बात है कि लूज़ होगा। तो इसके कारण जब स्टार्टिंग में मैं गया था तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था इंटरव्यू रूम के अंदर, पर जब मैं निकल रहा था तो उस समय तक मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो चुका था। और इसका साफ यही था कि मुझे कॉन्फिडेंस में कुछ कमी नज़र आई निकलते टाइम तक में, क्योंकि मुझे फैक्ट्स ज़्यादा याद नहीं थे और ज़्यादातर फैक्ट्स ही पूछे गए थे। दूसरा बड़ा इशू मेरे सामने आया था कि जब जैसे हम मॉक इंटरव्यू देते हैं या हर जगह देखते हैं तो सब बोलते हैं कि इंटरव्यू के दौरान स्माइल करना है। तो मैंने ये कोशिश की थी कि जब मेरा इंटरव्यू होगा तो मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि स्माइलिंग फेस रखूँगा। पर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ज़्यादातर क्वेश्चंस का मुझे आंसर्स नहीं आते थे फैक्चुअल होने के कारण। और जब क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते थे तो वहाँ पे मुझे स्माइल नहीं करना था। पर जैसे सॉरी सर बोला जाता है तो उसमें स्माइल करके सॉरी सर नहीं बोला जाता। या कोई अगर सीरियस क्वेश्चंस पूछा जाए तो उस सिचुएशन में हमें स्माइल नहीं करना होता। पर ये कोई सिखाने वाला उस समय मुझे नहीं था, जिसके कारण मैंने जो सॉरी सर बोला तो वो भी मैंने स्माइल करके बोल दिया था। तो ये एक नेगेटिव हो सकता है कि मुझे आता नहीं है फिर भी मैं स्माइल कर रहा हूँ। तो ये एक नेगेटिव सेंस में जाता है, तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस है और जब आप सही जवाब दे रहे हैं तब हमें ज़रूर स्माइल करना चाहिए। वहीं जब हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर अगर वैसा क्वेश्चन पूछा जाए सीरियस नेचर का, या फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए सीरियस इशू पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, या जब हम सॉरी सर बोल रहे हों, तो उस समय स्माइल करते हुए सॉरी सर नहीं बोलना चाहिए, जिससे ये चीज़ पता चलता है कि हमें आता नहीं, हम फिर भी हंसे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करनी चाहिए। और तीसरा मैं इशू बताना चाहूँगा कि टाइमिंग का, जो अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही फेस कर रहे हैं, टाइमिंग का इशू। कि अभी जैसे कि मेंस का रिज़ल्ट आया नहीं है तो स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। यही सिचुएशन मेरे साथ हुआ था कि जब मेंस का रिज़ल्ट आया नहीं था तो उस समय मैं भी डिलेमा में था कि मेरा होगा या नहीं होगा। इस कारण से मैंने इंटरव्यू के लिए कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं की थी और मैं दूसरे दूसरे एग्ज़ामों में लग गया था, जिसके कारण मैंने इंटरव्यू का कोई प्रिपरेशन नहीं किया। और जब मेंस का रिज़ल्ट आया तब मुझे पता चला कि मेरा हो गया है, और मुझे सिर्फ फिर 7 दिन ही मिले इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, जिसके कारण मेरा इंटरव्यू में बहुत अच्छा से प्रिपेयर नहीं हो पाया था, जिसके कारण फैक्चुअल क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे वहाँ पे। तो ये कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग थी जिससे आप सीख सकते हैं। तो मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स और अभी जो रिज़ल्ट आएगा तो उसके लिए बता देता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स पे ध्यान देना है, क्योंकि इंटरव्यू में दो तरह के बोर्ड होते हैं। एक बोर्ड होगा जो कि आपसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछेगा, और एक होगा जो एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछेगा। कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे और एनालिटिकल काफ़ी कम। तो अगर आप फैक्ट्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो फिर आपको इंटरव्यू में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्रीलिम्स के टाइप का आप पूरा फैक्ट्स को रट जाएं, पर हाँ, कुछ बेसिक फैक्ट्स आप ज़रूर याद रखें। क्योंकि अगर आप ऐसा सिचुएशन मान लें कि इंटरव्यू जो है आपका वो 10 मिनट का, इंटरव्यू अगर आपका 10 मिनट का चलता है, 10 मिनट का चलता है, और उसमें अगर आपसे 10 फैक्ट्स पूछे जाते हैं और एनालिटिकल सिर्फ एक पूछा जाता है, तो ऐसे में अगर आप 10 फैक्चुअल क्वेश्चंस में से छः का गलत जवाब दे देते हैं या जवाब नहीं देते हैं, तो आपका असेसमेंट किस बेसिस पर होगा? फिर आपके पास सिर्फ बच जाएगा सही क्वेश्चंस आपके सिर्फ फिर आपके पास सही क्वेश्चंस सिर्फ बहुत कम बच जाएंगे, यानी कि 4 ही सही क्वेश्चंस आपके फैक्ट्स वाले बच जाएंगे। तो फिर 4 फैक्चुअल क्वेश्चंस और एक एनालिटिकल क्वेश्चंस में आपका असेसमेंट बहुत ही फिर ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं ये स्पेशली एम्फेसिस देकर कहना चाहूँगा कि आप फैक्ट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस फैक्चुअल पूछे जाते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ओपिनियन भी फॉर्मेशन करें। जैसे कोई भी इशू आपके सामने आता है तो उस पर ओपिनियन भी फॉर्मेशन की कोशिश करें, ताकि उस इशू पे आप अच्छे से बोल सकें। बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है उसमें किसी भी टॉपिक पर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। पहला तो कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है
तो वो जैसे ही आप जवाब देना स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, इसलिए क्योंकि वो जान चुके होंगे कि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है, तो फिर उस क्वेश्चन में स्ट्रेस देने से ज़रूरत नहीं है, आपको वो क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। अगर आपको नहीं आता है और आप बात को घुमाने की कोशिश करेंगे तो भी वो समझ जाते हैं कि आपको ये चीज़ पता नहीं है और आप ब्लफ कर रहे हैं, तो भी वो क्वेश्चन को चेंज कर देंगे या फिर उस पर आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस या काउंटर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लफ ना करें और अगर नहीं आता है तो सॉरी सर बोल दें, और एक छोटा सा एक दो ओपिनियन अपने पास रखें सिंपल सा, जिसको आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकें। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही वहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए डिमांड करते हैं, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं रहता है। और दूसरा इशू मेरे साथ ये था कि जैसा आप देख सकते हैं कि उस बोर्ड में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सिर्फ 40 या 40 के एवरेज ही मार्क्स आ रहे थे। 40 या 40 के एवरेज में ही मार्क्स आ रहे थे, तो ये भी एक इशू हो सकता है कि आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस और फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना होगा। कि अगर जैसे जमाल अहमद सर के बोर्ड में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिनसे मेरी बात हुई है, तो पता चला कि सारे स्टूडेंट्स का 40 के अराउंड ही मार्क्स आ रहा है इंटरव्यू में, और ज़्यादातर इंटरव्यू उनके बोर्ड में फैक्चुअल्स ही चल रहा था। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फैक्ट्स पे और ओपिनियन पे फोकस करें, कि अगर आप ऐसे बोर्ड में फंस जाएं जहाँ पे आपसे ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस ही पूछे जाएं, तो फिर आप उस बोर्ड से कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आप फैक्ट्स के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करें। और मेरा लास्ट में बस यही कहना रहेगा कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप कभी भी यह ना सोचें कि इंटरव्यू बहुत ईजी जाएगा या बहुत पीस ऑफ केक टाइप का होगा। आप इसी तरह से प्रिपेयर करें कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाएं या कुछ एडवर्स सिचुएशन हो जाए तो आप उससे कैसे निकलें, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो बहुत अनसर्टेन है। उस दिन कैसा रहेगा, आपका लक कैसा है, आपने कैसा प्रिपेयर किया है, इंटरव्यू लेने वाले मेंबर्स का मूड कैसा है, हर कुछ पे डिपेंड करता है। ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ होता है इंटरव्यू। बहुत ज़्यादा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जो हम पढ़ के गए या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही पूछा जाए। बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वहाँ पे हो सकता है। इसीलिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करें, ना कि बेस्ट के लिए। तभी आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कल मेरा इस इसी स्कीम के तहत मैं अपने बीपीएससी का इंटरव्यू शेयर करूंगा, जो मैंने 68th बीपीएससी का इंटरव्यू दिया था पटना में। तो मैं उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि जब मैंने जेपीएससी की इंटरव्यू दी थी, जेपीएससी में मुझे 38 मार्क्स मिले, और वहीं पे बीपीएससी में मुझे 75 मार्क्स मिले। तो ये मैं शेयर करना चाहूँगा कि कैसे मुझे जेपीएससी में एक ख़राब एक्सपीरियंस था मेरा इंटरव्यू का, और मुझे बहुत कम भी मार्क्स मिले, और कैसे मैंने इसको इम्प्रूव किया, अपने आप को सुधारा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की, मेहनत किया, जिससे कि मुझे बीपीएससी में 75 मार्क्स आए थे, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। तो इस कल मैं ये एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा कि कैसे मैंने अपना इम्प्रूवमेंट किया और अपने इंटरव्यू मार्क्स को डबल किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप अपना सजेशंस ज़रूर बताएं कि आप इस प्रोग्राम में और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूं, और मैं किस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन द पीसीएस स्टडीज़।